Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's our topic of discussion is comparison between nervous and chemical coordination. Students, आप जानते हैं कि nervous और chemical coordination में बहुत सी variations भी हैं, similarities भी हैं. कौन कौन सी हैं, किस तरह से हैं, understand करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Students, we are going to discuss comparison of nervous and chemical coordination. स्टूडेंट्स यू नो दैट जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ दोनों का जिक्र करते हैं. तो यहाँ पे आज का जो डिस्कशन टॉपिक है दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो तरह की ही कोऑर्डिनेशन मौजूद है. एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरी कौन सी, केमिकल कोऑर्डिनेशन. अब हमने इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है. देखना यह है कि इनके दरमियान में सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं, इनके दरमियान में डिफरेंसेस कौन कौन से हैं. तो पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़ की, यानी कि इन दोनों के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं. सिमिलैरिटीज़ जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज दोनों को मेंशन करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटी में बोथ हैव सेल्स व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन्स. बोथ हैव या कि बोथ हैव हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स. दोनों में हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद हैं. किस तरह से ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. स्टूडेंट, अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन है और जो ब्रेन है इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद हैं. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसमें जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स. लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम जानते हैं एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हैं. और एंडोक्राइन सेल्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस हार्मोन्स. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. अब अगर हम हार्मोन्स की बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें, दोनों केमिकल्स हैं. तो इन दोनों सेंस में हम कह सकते हैं कि दोनों के पास हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. इसमें हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, दिस बोथ प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर. ये दोनों को हम अगर नाम दें तो हम क्या नाम दे सकते हैं, केमिकल मैसेंजर. आप हार्मोन्स को भी केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं. सेकंड जो है वो हम बात करते हैं कि बोथ रिलीज केमिकल मैसेंजर इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट. स्टूडेंट, ये कैसे पॉसिबल है. आप देखें, हम जब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की तो ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए सीक्रेट होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये हम कह सकते हैं कि दैट इज सीक्रेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस. तो ये एक्सोसाइटोसिस से हम इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. जबकि अगर हम हार्मोन्स की बात करें दैट इज प्रोड्यूसिंग इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स होते हैं दीज आर सीक्रेटेड इनटू द ब्लड. ये किस में सीक्रेट किए जाते हैं, ब्लड में सीक्रेट किए जाते हैं. तो दोनों सेल से बाहर अपने केमिकल्स को सीक्रेट करने में रिस्पॉन्सिबल है. यानी कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस के जरिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हार्मोन्स जो होते हैं दीज आर सीक्रेटेड इनटू द ब्लड, वो ब्लड के अंदर सीक्रेट होते हैं. तो दोनों में ये सिमिलैरिटी मौजूद है. तीसरी सिमिलैरिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि बोथ इन्वॉल्व और हेल्प इन कोऑर्डिनेशन.
दोनों जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि नर्वस सिस्टम की बात की जाए या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की, बोथ इन्वॉल्व इन और हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब देखा जाए तो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू रिलीज हार्मोन्स, और हार्मोन्स जो हैं ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन का ही काम करते हैं। जबकि नर्वस की बात की जाए तो उसमें नर्व्स हैं और नर्व इंपल्स जनरेट होता है, और नर्व इंपल्स भी किस में इन्वॉल्व होता है, कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फोर्थ सिमिलैरिटी है, फोर्थ सिमिलैरिटी ये है कि बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, both respond to specific stimuli, specific stimuli, खास किस्म का स्टिमुलाई होता है उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ये स्टिमुलस जो होते हैं दिस कैन बी एक्सटर्नल, दिस कैन बी इंटरनल, यानी कि ये जो स्टिमुलस होते हैं दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं दिस कैन बी विद इन द बॉडी, इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई, और दूसरा हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो बॉडी से बाहर होता है। तो अब देखा जाए तो दोनों जो हैं इस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, तो ये दोनों काम करते हैं। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, जैसे कि हमारा ब्रेन है कोई भी एक्टिविटी करता है तो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट या इंटरनल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। सेम यहाँ पे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है, रिस्पॉन्ड करने में इन्वॉल्व होती है। तो ये जो रिस्पॉन्स हो सकता है दोनों स्टिमुलस के अगेंस्ट होते हैं, तो ये भी एक सिमिलैरिटी काउंट होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम की तो दोनों होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि बोथ जो होती हैं, बोथ फॉर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, दोनों जो है होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बॉडी की बात करें तो होम्योस्टैटिक हम इस सेंस में कह सकते हैं दैट इज फॉर होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका मतलब हम ऐसे लेते हैं दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। हम इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इस पर्पस के लिए हम क्या कर लेते हैं, होम्योस्टेसिस। तो चाहे तो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, चाहे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करने में उनको रिलीजिंग फैक्टर जैसे कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, थर्मोस्टेट के तौर पे काम करता है। बॉडी के अंदर अगर हम देखा जाए तो केमिकल्स होती हैं वो स्वेटिंग या इस तरह से अदर वार्मिंग मैकेनिज्म जो हैं उनको ऑन करके इस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह से हम कह सकते हैं कि ये बॉडी के होम्योस्टेसिस पर्पस के लिए जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये 5 सिमिलैरिटीज़ को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस की बात की जाए तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में हम नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। डिफरेंसेस की अगर हम एनालिस्ट करें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं दैट कैन बी इन द सेल्स, वो सेल्स के दौरान हो सकते हैं, वो उनके हम कह सकते हैं ड्यूरेशन के दौरान हो सकता है, स्पीड ऑफ इफेक्ट हो सकता है। हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि वो दोनों केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन दोनों में सेल्स जो हैं वो डिफरेंट है, और उनके टारगेट सेल्स होती हैं वो भी एक दूसरे के करीब और डिफरेंट, इसमें भी वेरिएशंस आ जाती हैं। और एक अगर हम इफेक्ट देखा जाए तो वो एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। बहुत सी डिफरेंसेस हैं जो एक टेबल के अंदर गिवन है। उस टेबल को हम नेक्स्ट ब्लाइट बोर्ड के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया सिमिलैरिटीज बिटवीन nervous coordination and chemical coordination. Now we are going to discuss the differences between nervous and chemical coordination.
अब देखिए डिफरेंसेस में हमने इन दोनों के अंदर जो वेरिएशंस हैं उनको डिस्कस करना है। मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किया है, टेबल आपकी बुक पे बना हुआ है, उस टेबल में 7 बॉक्सेस हैं, तो 7 यानी कि डिफरेंसेस इन दोनों के दरमियान में आपकी बुक में मेंशन है, जबकि इससे ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस हमने कहा कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल टाइप, कि सेल किस किस तरह के होंगे, जबकि नेक्स्ट डिफरेंस है केमिकल सीक्रेट कौन से होंगे और फिर कितने डिस्टेंस पर उनके टारगेट सेल्स मौजूद होंगे। टारगेट सेल्स होंगे किस तरह के, कहाँ पे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब कि कहाँ पे होंगे, उनकी लोकेशन क्या है। इसी तरह से हमने इफेक्ट के मुतालिक पढ़ा कि व्हाट विल बी देयर इफेक्ट, यानी कि उनका इफेक्ट कितने ड्यूरेशन के लिए है, क्या इमीडिएट है, स्लो है, किस तरह से है। कंट्रोल टाइप, यानी कि वो अपना जो मैसेज सेंड करेंगे, कंट्रोल करेंगे कोऑर्डिनेशन को, किस चीज़ से कंट्रोल करेंगे। अब सेम यहाँ पे हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफेक्ट। स्पीड ऑफ इफेक्ट मतलब वो कितनी स्पीड में मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होगा, ये हम देखेंगे। फिर है ड्यूरेशन, कि वो कितने टाइम के लिए वो पार्ट जो है या वो चीज़ जो है वो इफेक्टेड रहेगी। तो हमने इन 7 डिफरेंसेस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल्स, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या डिफरेंसेस हैं नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो चलते हैं, सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं, द सेल, यानी कि इनमें सेल्स कौन कौन से मौजूद होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की, फिर हम बात कर लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड देन विल टॉक अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है या नर्वस सिस्टम है, दैट कंसिस्ट अपॉन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें मेनली जो सेल्स मौजूद हैं जिसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होते हैं, वो हम कह सकते हैं 2 टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। एक जो इसमें मौजूद हैं, दीज आर न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स हैं। एंड द सेकेंड वन आर दोज विच आर स्पोर्टिंग सेल्स, जो कि स्पोर्टिंग सेल्स हैं, इनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स के नाम से मेंशन करते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स के नाम से मेंशन किया जाता है। स्टूडेंट्स देखें, न्यूरॉन्स जो हैं इसको हमने कहा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिहाज से देखें तो इसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या चीज़ है, न्यूरॉन्स है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ तो नहीं कह सकते हैं, यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम। हम लाइफ उस वक्त इन सेंस सेल टाइप कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम उसके लिहाज से देखा जाए तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जबकि न्यूरोग्लियल की बात की जाए तो ये हम कहते हैं दीज आर स्पोर्टिव सेल्स। ये सेल्स कैसे होते हैं, स्पोर्टिव सेल्स होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 2 तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉरिशमेंट, ये नॉरिशमेंट करते हैं, मतलब ग़िज़ा प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड हम कह सकते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोटेक्शन देखी जाए या नॉरिशमेंट देखी जाए, दैट इज गिवन बाय दीज स्पोर्टिव सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास है जो हमने डिस्कस भी की हुई है, दीज आर श्वान सेल्स। ये श्वान सेल्स होते हैं, ये काम करने में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि माइलिन शीथ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, इसकी बात की जाए न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स में हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और न्यूरॉन्स में 3 टाइप्स जो होती हैं उसकी मौजूद होती हैं, यानी कि इसमें हमने कहा 3 टाइप्स जो हैं वो न्यूरॉन्स की एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कौन कौन सी हैं, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज 3 टाइप्स। इसमें हमने कहा कि एक तो हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, और एक जो होती हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, और एक जो होती हैं वो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होती हैं। इनके फर्दर नेम्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर यू हैव डिस्कस्ड इन द कंप्लीट प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड। हम इस पूरे चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेनली बात हो रही थी सेल्स कौन से हैं, जबकि सेम एज इट इज इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन,
अगर तुम्हें केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करूं, यहाँ पे ये नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात खत्म हो गई, अब मेरे पास आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ तो इसमें भी दो तरह के सेल्स हैं। दोनों जो हैं वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं। यहाँ पे ये हमने बात की नर्वस कोऑर्डिनेशन की, और फिर हमने बात की केमिकल कोऑर्डिनेशन की। स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी दो तरह के सेल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक हम कह सकते हैं जी, इसमें है हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, दीज आर नेम्ड एज एंडोक्राइन सेल्स। ये एंडोक्राइन सेल्स यू नो दैट कहाँ पे मौजूद होती हैं? ग्लैंड्स में मौजूद होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं। सेम एज इट इज दूसरे जो सेल्स होते हैं, दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होती हैं, दीज आर फॉर secretions लाइक प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। जैसे हमने न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहा, और यहाँ पे जो secretions प्रोड्यूस होती हैं, दीज मे बी ADH और ऑक्सीटोसिन और मैनी अदर टाइप्स इसमें आ जाती हैं। लेकिन जब हम एंडोक्राइन सेल्स की बात करते हैं तो दीज प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें इंसुलिन आ जाते हैं, बाकी हार्मोन्स आ जाते हैं, और यही इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी हम क्या करते हैं? कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये एक पहला डिफरेंस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द टाइप ऑफ सेल्स। इसमें हमने टाइप ऑफ सेल्स की बात की है। अब सेकेंड डिफरेंस जो है वो केमिकल एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, पॉइंट ये है कि ये केमिकल्स किस तरह के प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कोई वेरिएशंस हैं, और उनका जो डिस्टेंस है, मतलब जहां पे उन्होंने एक्ट करना होता है वो कहाँ पे है, क्या वो करीब है या फार अवे, किस जगह पर लोकेटेड है। यानी कि दूसरा डिफरेंस हमारे पास जो है वो केमिकल्स एंड डिस्टेंस का है। दूसरा डिफरेंस इसमें हमने जो डिस्कस किया वो केमिकल्स एंड डिस्टेंस, कि वो किस जगह पर कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे सेम एज इज नर्वस कोऑर्डिनेशन की, कि नर्वस में किस तरह से होता है, और फिर हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेट करते हुए। नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखा जाए तो हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन्स, यानी कि जब वन न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचती है तो इसमें केमिकल प्रोड्यूस कर रही होती है। दीज केमिकल्स न्यूरॉन्स जो प्रोड्यूस करती हैं, दीज आर नेम्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन्हें हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, दीज आर स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेटेड फ्रॉम एट द एंड ऑफ, यानी कि ये हम कहते हैं एट सिनेप्स ये प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज आर रिलीज्ड इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हम इसे सीक्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो दैट सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जो इसमें मेम्ब्रेन होती है, दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिससे ये रिलीज होती हैं, उसको हम प्री सिनेप्टिक के नाम से मेंशन करते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व हो सकती है या न्यूरॉन हो सकती है जो हम इसमें कैरी होते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो देयर इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें जहाँ पे ये रिलीज होती हैं, तो ये हम कहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्ट डिस्टेंस, और यू कैन से दैट इज इन माइक्रोमीटर्स। ये माइक्रोमीटर्स, नैनोमीटर्स की बात हम इसमें कंसीडर करते हैं। मोस्टली हम कहते हैं कि माइक्रोमीटर्स का डिस्टेंस है, यानी कि ये वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो गैप होता है उस यहाँ पे सीक्रेट करते हैं, या फिर हम ऐसा भी कहते हैं कि वन न्यूरॉन टू इफेक्टर जो है, जो इफेक्टर होते हैं वहाँ पे भी ये अपना पॉइंट जो है वो केमिकल जो है वो सीक्रेट कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि इनमें जो केमिकल सीक्रेट हो रहा है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, और उसका जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है जहाँ पे इनके टारगेट सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम बात करें ना केमिकल कोऑर्डिनेशन में,
तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जरा सी वेरिएशंस मौजूद होती हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में वेरिएशंस मौजूद होती हैं। किस तरह से वेरिएशंस मौजूद होती हैं? स्टूडेंट्स, एक मौजूद है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने प्रोड्यूस करने हैं अपने हार्मोन्स थ्रू एंडोक्राइन सेल्स। ये हार्मोन्स जाएंगे ब्लड में, और ब्लड जो है इनको लेके जाएगा कहाँ तक? टारगेट सेल्स तक। एंड द टारगेट सेल्स और हार्मोन्स के दरमियान में, ग्लैंड्स के दरमियान में डिस्टेंस देखा जाए तो दैट इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि यहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड जहाँ पे लोकेटेड है और टारगेट सेल्स जहाँ पे मौजूद है, इनका डिस्टेंस देखा जाए दैट इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस मौजूद होता है। हम ज़रूरी नहीं कि कहते कि ऐसा सब में है, कुछ ऐसे भी हैं जो उनके करीब हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कहते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? बहुत लेंथी होता है, लॉन्ग होता है। यहाँ पे जो केमिकल्स थे न्यूरोट्रांसमीटर्स, यहाँ पे जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली क्या चीज़ होती हैं? हार्मोन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस किस तरह से? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक्टिंग एज एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। इससे प्रोड्यूस होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इससे उसने जाना है टारगेट सेल्स तक, और इसका जो टारगेट सेल्स है दीज आर किडनीज। वो क्या है? किडनी है। और किडनी के अंदर आप जानते हैं कि टारगेट सेल्स मेनली होगा, वो क्या चीज़ मौजूद है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पार्ट है। अब देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ पे, किडनी कहाँ पे, कितना डिस्टेंस है? तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पे हम बात करें, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक का जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है, शॉर्ट डिस्टेंस है। तो ये जो हम कह सकते हैं केमिकल्स एंड डिस्टेंस, तो एक में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और केमिकल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जबकि दूसरे में अगर देखा जाए तो केमिकल्स जो हैं वो हार्मोन्स हैं, और डिस्टेंस जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक उनको ट्रैवल करने की, ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, हमने ये देखा है कि सेल्स ये कौन से हैं, और फिर इनमें जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से हैं, और डिस्टेंस कौन से हैं। फर्दर इसके बाद हमारे पास बाकी इसके डिफरेंसेस हैं, उनको हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। Students, we were discussing about the differences between nervous coordination and chemical coordination. Right now we have discussed about the cells and the chemicals and the distance between the target cells. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टारगेट सेल्स क्या होते हैं। टारगेट सेल्स यानी कि ये हमारे पास तीसरा डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, टारगेट सेल्स हम उसको कहते हैं जिसके लिए हमने केमिकल्स सीक्रेट किए हैं, जिसके लिए हमने वहाँ से मैसेज ट्रांसमिट किया है। तो टारगेट सेल्स की बात करें तो कहाँ पे होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसका जिक्र करेंगे। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जिक्र करें तो हम कहते हैं कि जो टारगेट सेल्स होते हैं बेसिकली, एक तो हम कहते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो प्रोड्यूस किए हैं, दिस रिलीजिंग और इसमें हम कह सकते हैं कि वन आर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो उसको क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। वन आर ग्रुप ऑफ सेल्स। बिल्कुल ये हम बात कर रहे हैं एट सिनेप्स की, यानी कि सिनेप्स तक, ये हम टारगेट सेल्स की बात करते हैं। अब एक बात ऐसे भी कही जा सकती है कि जैसे ही मतलब कि ये सेल्स सिक्रीट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व एंडिंग के ऊपर, जहाँ पे वो एंड पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद ये वन आर फ्यू ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज टॉकिंग अबाउट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी कहते हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की बजाय हम इफेक्टर का जिक्र कर लेते हैं, दैट इज इफेक्टर, क्योंकि उसका टारगेट सेल जो होता है वो या तो इफेक्टर होता है या फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होती हैं। तो जहाँ से केमिकल्स रिलीज होते हैं उस केमिकल से नेक्स्ट बिल्कुल करीब ही माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पर ही हम कहते हैं
कि ये मौजूद होते हैं और इन्होंने वहाँ पे अटैक करना होता है, वहाँ पे वर्किंग करनी होती है। तो इनका तो ऐसा हम कह सकते हैं टारगेट सेल्स होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, मौजूद होते हैं, जहाँ पे इन्होंने इफेक्ट करना होता है। एज लाइक द डिस्टेंस अबाउट माइक्रोमीटर, हम कह सकते हैं कि इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, माइक्रोमीटर्स का डिस्टेंस हो सकता है। और जो टारगेट सेल्स हैं वो एक या ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम सेम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो स्टूडेंट्स जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें बेसिकली रिलीज होती हैं हार्मोन्स, और यू नो दैट कि ये जो हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। दीज आर पोर्ड इनटू द ब्लड, और किस में पोर्ड कर दिए जाते हैं, ब्लड में। और यू नो दैट ब्लड में हम कहते हैं मिलियन ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि ये हार्मोन्स होते हैं दैट bath are make in contact with millions of cells। ये millions of cells को ये मिलते हैं, बात करते हैं, उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं। अब ये जो millions of cells मौजूद हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब ये इसमें कोई आप ऐसे कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनडिस्क्रिमिनेटली सबको इकट्ठा ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली हम कह सकते हैं वो सबको क्या करते हैं, टच कर रहे होते हैं, उनके साथ मिल रहे होते हैं। लेकिन यू नो दैट रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो स्पेसिफिक सेल्स करते हैं। रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेल्स करते हैं। स्पेसिफिक सेल्स जिनके लिए वो सेंड किए जाते हैं। और ये जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्पेसिफिक सेल्स की हम बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक सेल्स इसमें मौजूद हैं, These specific cells are the target cells। यही हमारे क्या होते हैं, टारगेट सेल्स मौजूद होते हैं। और इन टारगेट सेल्स की बात करें तो ये बॉडी के किसी भी हिस्से पर होते हैं, और टारगेट सेल्स में हमको ऐसे कह सकते हैं कि वो स्पेसिफाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपकी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ कि आपका हाइपोथैलेमस एडीएच सीक्रेट कर रहा है। अब वो एडीएच एक हार्मोन है, ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ब्लड बॉडी के हर पार्ट पे जा रहे हैं, हर हिस्से में जा रहे हैं। तो बॉडी के जब हर हिस्से में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर सेल के कांटेक्ट में आ रहे हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक सेल्स हैं वही रिस्पॉन्ड करेंगे, बाकी सेल्स पे उनका कोई इफेक्ट मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टारगेट सेल्स होती हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं। दैट इज नॉट एवरी सेल्स रिस्पॉन्ड टू दैट हार्मोन। हर सेल उस हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो टारगेट सेल्स की बात की जाए तो नर्वस में बात की जाए या केमिकल्स में बात की जाए, इसमें तो वन और फ्यू सेल्स होते हैं, जबकि इसकी बात करें तो मिलियंस ऑफ सेल्स को बात आउट करते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। एज सच नो डिस्क्रिमिनेशन। और रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो सिर्फ टारगेट सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, स्पेसिफिक सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट की। अब देखिए इफेक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना मेनली हमने बात की है टाइम ऑफ इफेक्ट की, टाइम ऑफ इफेक्ट की कि कितनी टाइम में वो जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा इफेक्ट की। स्टूडेंट्स तो डिफरेंस हम देखते हैं पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, और फिर जो हम डिस्कस करेंगे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंसेस देखेंगे। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखा जाए, दिस इफेक्ट इज वेरी क्विक। इफेक्ट जो है इसका हम कह सकते हैं वो क्या होता है, वेरी क्विक होता है, बहुत स्पीड के साथ हम कह सकते हैं क्विकली। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यू नो दैट जो नर्व इंपल्स मूव करता है, नर्व इंपल्स मूव करता है, वो नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते ही कहाँ पे एक्ट करते हैं, टारगेट सेल्स पर। और टारगेट सेल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो कोई भी स्टिमुलस है तो उसके लिए एक नर्व इंपल्स जाते हैं, और वो नर्व इंपल्स के रिस्पॉन्स में फौरी ही क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही क्विक होता है, रैपिड हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्विक की बजाय अगर आप रैपिड लफ्ज लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, तेज होता है। ये हमने बात की किसके रिलेटेड, नर्वस कोऑर्डिनेशन का रिलेटेड। इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में कैसे होता है, तो स्टूडेंट केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट रैपिड, ये रैपिड नहीं है।
इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, स्लोली, यानी कि स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं, ये इतना तेज़ इफेक्ट इसका नहीं होता, क्योंकि यू नो दैट पहले जो है वो ग्लैंड्स हैं, अब वो जो ग्लैंड्स होती हैं यू नो दैट दिस विल प्रोड्यूस हार्मोन्स, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये हार्मोन्स जो हैं वो किस में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, और ब्लड फिर आगे सर्कुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, टारगेट सेल्स तक पहुँचेगा। तो इस तरह से टारगेट सेल्स जो होते हैं वो आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये आगे आगे यानी कि इतना टाइम ले रहा है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से हमने कहा कि ये एक पूरी सीक्वेंस चलती है, जबकि इसमें तो ये नर्व इम्पल्स जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और वो क्विकली क्या करते हैं, अपने टारगेट सेल तक जाते हैं, और टारगेट सेल से क्या ऑब्टेन करवाते हैं, रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये देखा कि टारगेट सेल्स और दूसरा इफेक्ट जो है वो किस तरह से है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट इज कंट्रोल टाइप, ये कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। तो कंट्रोल टाइप को देखने के लिए हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंसेस, और इसमें हमने डिस्कस किया रिसेंटली इफेक्ट को। इफेक्ट में हमने देखा कि एक का जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है और दूसरे का जो है वो कम इफेक्ट होता है। यहाँ पे हम इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है इसके दरमियान में डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो कि हमने केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखा। इफेक्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंट्रोल टाइप है, कि कंट्रोल टाइप किस तरह से होगा, कि किस तरह से ये अपने दूसरे पार्ट्स जो हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो कंट्रोल रखती है, या केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो कंट्रोल रखती है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेट करते हुए। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखा जाए, दीज आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, दिस कैन आल्सो बी नेम्ड एज नर्व इम्पल्स, वी हैव स्टडीड इन डिटेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होते हैं, तो यहाँ पे हम इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं विद इन सेल है, सेल इटसेल्फ। जैसे ये एंड तक पहुंचते हैं दे प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं दीज आर स्पेसिफिक केमिकल्स, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, एंड दिस प्रोड्यूस एट एंड ऑफ द नर्व, एट एंड ऑफ न्यूरॉन। जब न्यूरॉन एंड होती है या फिर उसने आगे ट्रांसमिट करना होता है मैसेज इनटू इफेक्टर, उस वक्त जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक नर्व इम्पल्स, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी दो चीज़ें हैं, एक हम कहते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सिक्रेशंस हैं और दूसरी हार्मोन्स हैं। यानी कि इसमें देखा जाए तो दो ही चीज़ें हैं, एक हमने कहा न्यूरो सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स केमिकल्स लाइक एडीएच, जिसे हम कह सकते हैं एडीएच हार्मोन्स, और इसमें भी हम इसमें कहते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स यू नो दैट दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्लैंड्स, ये ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी एग्जांपल हम दे सकते हैं इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, टीएस व्हाटएवर, आगे ये बहुत से इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स में पढ़ा कि ये क्या चीज़ है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है ये न्यूरोसेक्रेटरी, मेनली हम ऐसे कह सकते हैं कि केमिकल्स हार्मोन्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और न्यूरोसेक्रेटरी केमिकल्स जो हैं ये भी शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स, इस कंट्रोल टाइप के बाद हम देखें तो स्पीड ऑफ इफेक्ट की बात हम करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ इफेक्ट की बात कर रहे हैं। यानी कि इसका हम 6th डिफरेंस पढ़ रहे हैं, दैट इज स्पीड ऑफ इफेक्ट, कि कितनी स्पीड से ये वर्किंग कर रहा है।
तो सेम एज इट इज, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन, देन अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, यानी कि स्पीड में हम ये कहते हैं कि दीज आर वेरी क्विक, ये बहुत क्विक होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं फास्ट होती हैं। कितने फास्ट होते हैं? नॉर्मल हमने जो रिकॉर्ड किया है वो 100 मीटर पर सेकेंड, ये हमने नॉर्मल रिकॉर्ड किया है जो एक स्पीड है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हमने 120 मीटर पर सेकेंड जो है वो रिकॉर्ड किया है मैक्सिमम। तो इसमें चूंकि मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जाना होता है, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करें तो इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है। और इसकी अगर हम स्पीड देखी जाए तो वो 100 मीटर, इसकी स्पीड देखी जाए तो 120 मीटर, ये बहुत स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट करने में या अपना मैसेज ट्रांसमिट करने में, इफेक्ट शो करने में इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ इफेक्ट, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में इट इज स्लो। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? स्लो होती है, यानी कि इसमें स्पीड ऑफ इम्पैक्ट की बात की जाए तो इट इज स्लो नॉट रैपिड। ये क्या होती है? स्लो होती है, नॉट रैपिड, ये रैपिड नहीं है। इसमें हमने वो प्रीवियस भी डिस्कस किया इफेक्ट के अंदर कि इसके अंदर जो है ना वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन्स फिर जाते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर जाते हैं, और ब्लड के अंदर जाने के बाद फिर इन्होंने कहाँ तक पहुँचना होता है? टारगेट सेल तक जो है वो पहुँचना होता है। तो इट टेक टाइम, ये जो है ये टाइम लेते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर हम इनकी बात करें तो ये इनका इफेक्ट जो होता है वो डिलेड इफेक्ट होता है, डिलेड इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो क्विक इफेक्ट शो करते हैं जैसे इंसुलिन है, लेकिन इनका इफेक्ट डिलेड भी होता है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज फॉर लॉन्ग टाइम। ये कैसा होता है? लॉन्ग टाइम होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की आती है। ग्रोथ हार्मोन जो कि बहुत डिलेड इफेक्ट को शो करते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं कि ये प्रोलॉन्ग इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। और स्पीड के लिहाज से देखा जाए तो दीज आर स्लो नॉट रैपिड, इतने ज़्यादा रैपिड नहीं होते। तो अभी हमने यहाँ पे किसको देखा? स्पीड ऑफ इफेक्ट को भी देखा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन का भी जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोलॉन्ग्ड और डिलेड होते हैं। तो इनके अगर ड्यूरेशन की बात की जाए जो कि इसका 7th इफेक्ट है, 7th डिफरेंस है ड्यूरेशन। तो स्टूडेंट्स जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन में, फिर हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में। स्टूडेंट्स यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो इफेक्ट होता है, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही नर्व इंपल्स पास आउट होता है, दैट विल बी नॉर्मल। नर्व इंपल्स गुजर जाता है, पास होता है, इंपल्स पास होता है, तो ये एज इट इज नॉर्मल लुक देता है। लेकिन एज इट इज यहाँ पे अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनको ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेसिफिक केमिकल्स एंजाइम्स होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? इनको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो एंजाइम जब इनको ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, तो इनका इफेक्ट वहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। These are broken down with the help of enzymes, enzymes की मदद से broken down हो जाते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, as we have discussed in acetylcholine, acetylcholine। अब स्टूडेंट एसिटाइलकोलिन जो है इसका इफेक्ट होता है, ये मैसेज आने के आगे ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज डिग्रेडेड बाय, इसको डिग्रेड कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है बाय एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, नेस्टेरेज। ये एक एंजाइम है विच इज डिग्रेडिंग एसिटाइलकोलिन। अब देखिए ये डिग्रेड हो गया तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो इसके इफेक्ट को हम कहते हैं कि दैट इज शॉर्ट लिव्ड। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एज नर्व इंपल्स पास दैट्स नॉर्मल।
सेम एज इट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनको भी एंजाइम्स क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इनका इफेक्ट भी क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो इनके जो इफेक्ट का ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इफेक्ट इनका होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये बहुत लंबे अरसे तक इफेक्ट रखते हैं, एज दे आर प्रोड्यूस्ड इनका इफेक्ट जो है वो रहता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं दे हैव डिलेड इफेक्ट्स, इनके डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, बट दीज आर प्रोलॉन्ग्ड, डिलेड इफेक्ट बट प्रोलॉन्ग्ड, इट विल लिव फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये भी नहीं है कि ये सारी जिंदगी फिर ऐसे रहते हैं, इट इज स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद दीज आर गोइंग टू आल्सो गोइंग टू बी डिग्रेडेड, ये भी डिग्रेड हो जाते हैं, इनकी भी हाफ लाइफ होती है, उसके बाद इन्होंने भी डेड हो जाना होता है। लेकिन एज कंपेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन इनके इफेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, डिलेड होते हैं और प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें दैट इज वेरी क्विक, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और क्विक होते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने 7 डिफरेंसेस को डिस्कस किया, जिसमें सेल्स टाइप को डिस्कस किया, केमिकल्स एंड डिस्टेंस को डिस्कस किया, टारगेट सेल्स हैं, इफेक्ट्स हैं, कंट्रोल टाइप किससे हम करते हैं, स्पीड ऑफ इफेक्ट क्या है, इनका ड्यूरेशन, इनका यानी कि इफेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है, ये हमारे पास डिफरेंसेस थे। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पॉइंट को एंजॉय किया होगा कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो बहुत से सिमिलैरिटीज़ भी हैं, वेरिएशंस भी हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू फॉर्म एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है। तो स्टूडेंट्स, इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। ये एज इट इज़ आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने जो केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा उसको प्रॉपर तरीके से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।